हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग आपका 2025 का मॉडल ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है हम उसको देख रहे हैं। तो इसी के अभी क्वेश्चन ईयर में पूरा जो था हम और आप लोग जो है इसके बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजों को आपका देख भी चुके हैं। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हम सारी चीजों को और देखेंगे। तो इतना हम लोग देख चुके हैं कि महामंदी क्यों उत्पन्न हुई थी, क्या कारण था, ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस से भारत की जो भारतीय गरीब जनता उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं 2026 के रिलेटिव, इससे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक। और ऐसा ही एक क्वेश्चन अब आ सकता है कि भूस्खलन क्या है। ध्यान दीजिए, इससे ही संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं यही लिखा देता हूं तो आप देखेंगे जरूर। या मान लीजिए यहां लिख लीजिए, एक प्रश्न नोट करके लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या है। 2005 क्या है, यह आपको लिखना है। ऐसा आंसर हो सकता है कि आपदा प्रबंधन को आप समझाइए, इस तरीके से कोई भी सकता। और एक ऐसा ही प्रश्न आने की उम्मीद है मुझे कि भूस्खलन क्या है और जलवायु परिवर्तन से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर है, ये आपको देखना है। क्लियर है। तो इसी संबंध को मुझे याद आ गया, मैं पढ़ा रहा था आपको कराते हुए। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी में। और क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या चीजें हैं। हम इसको आपका देखने का प्रयास करेंगे या हम देखेंगे कि मृदा अपरदन से संबंधित चीजें क्या है। क्लियर है। चलिए, तो हम मृदा अपरदन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, आइए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए उठाए गए कदम। ठीक, तो सबसे पहले दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन तो यही है कि मृदा अपरदन क्या है, पहले ये बताना है आपको। फिर उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय कदम उठाएं, ये आपको बताना है। तो एक पार्ट ये है और दो पार्ट ये है, इनको हम एक्सप्लेन करके हम आगे चलेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले आप आंसर जो है तो हम यहां लिख रहे हैं, मृदा अपरदन। क्लियर है, मृदा अपरदन। और ध्यान दीजिए, आंसर नंबर है आपका 12 ही होगा। हाँ, आंसर नंबर 12। ये हमको ध्यान रखना है कि मृदा अपरदन क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किसको कहते हैं मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी का अपने स्थान से कटकर बह जाना ही मृदा अपरदन है। वो किसी रूप से भी कट जाए, पानी के बहाव से कट जाए, हवा से कट जाए, भूस्खलन से कट जाए, लेकिन वो क्या होगी, अपने स्थान से मूवमेंट होगी, चलेगी। ये है, देखिए, मृदा अपरदन का अभिप्राय मृदा का अपने स्थान से कटकर बह
जाना मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। यह मृदा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। क्या करता है? यह मृदा पर आपका प्रतिकूल प्रभाव डालता है और भूमि की उपजाऊ क्षमता को कम करता है। भूमि की उपजाऊ क्षमता को कम करता है। ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये क्या है? मृदा अपरदन। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं और तरीका क्या है? कि मृदा अपरदन को पहाड़ी क्षेत्रों में कम करने के तरीके क्या है, ये हमको देखने हैं। क्लियर है? उनको कम करने के तरीके क्या है? तो सबसे पहले ये आपको देखना है कि कौन कौन से तरीके हैं। एक, ध्यान रखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में पशुओं के अति चारण को कम या पशुओं के अतिचारण को कम या रोकने का प्रयास करना चाहिए। क्या है कि भैया जो पशुचारण हो रहा है इसको आपको कम करिए, इसको रोकना चाहिए। क्लियर है? और मेड़, देखिए, सीढ़ीदार खेती को बढ़ावा देना चाहिए। ये सारे तरीके हैं। ठीक, क्या है? वृक्षों का अधिक रोपण, करना चाहिए। क्लियर है? और फोर्थ नंबर पर आप देखिए कि मेड़ बंधी रखनी चाहिए। और फिफ्थ नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे कि हमको जड़दार पेड़ों
व पौधों को लगाना चाहिए। क्लियर है? चलिए एक एक करके आप इसको लिखिए, इसका आंसर करिए। क्लियर है? नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज। चलिए अगले पेज पर आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग और जिला मार्ग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट हाईवे आप किसे कहते हैं? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 को आपको बताना है कि नेशनल हाईवे क्या है, स्टेट हाईवे क्या है और डिस्ट्रिक्ट हाईवे क्या है। ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई क्या क्या होते हैं, ये इनके बीच डिफरेंसेस क्या है, ये आपको थोड़ा क्लियर सेट करना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि तुम लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को, तो हाथ छोड़िए, ये कराना है। चलिए चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और आंसर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, और हम इसमें देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, इन्हें हम बोलते हैं नेशनल हाईवेज। क्या होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग का अभिप्राय ऐसे मार्गों से है ऐसे मार्गों से है जो परिवहन के लिए या यातायात के लिए सुगम, कैसे है? यातायात के लिए सुगम बनाने वाले मार्ग, सुगम बनाने वाले मार्ग। क्लियर है? मुख्यतः 4 से 6 लाइन के होते हैं मार्ग, जो मुख्यतः 4 से 6 लाइन के होते हैं। इसलिए ये लंबी दूरी को तय करने में सहायक होते हैं। कैसे हैं? लंबी दूरी को तय करने में सहायक होते हैं। इनको राष्ट्रीय महामार्ग
भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें राष्ट्रीय महामार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला हम लिखते हैं राज्य मार्ग या राज्य राजमार्ग। अब देखिए, राजमार्ग का मतलब हो गया कि रोड है, लेकिन इनका नियंत्रण निगमन कौन करेगी? राज्य सरकार। इस प्रकार के मार्ग का अभिप्राय है कि इनकी संपूर्ण परिवहन क्षमता को राज्य सरकार नियंत्रण व नियमित करती है, जो राज्य की मार्गों को राष्ट्रीय महामार्गों से जोड़ती है तथा परिवहन सुविधा को पहुंच आसान बनाती है। ऐसे इन्हें आसान बनाती है। ये मुख्यतः 2 से 4 लेन के होते हैं। कितने के होते हैं? 2 से 4 लेन। ठीक, अब ऐसे ही जिला है। अब जिले को आप लिख सकते हैं, इसका संपूर्ण विस्तार जिले में होता है और ये मुख्यतः 1-2 लाइन के होते हैं और जिले में फैले होते हैं और जिले का PW के अंतर्गत आते हैं। तो इनको मैं नहीं लिखा रहा हूं, आप दोनों को खुद करना है। जिले को इसी आधार पर है। इसका अभिप्राय है कि जो बाप का डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं और ऐसे लिख देंगे, और डिस्ट्रिक्ट रोड्स का टूरा जो बाप का मेंटर है जिले के नियंत्रण में होता है, और बाप का PWD इसका देख रेख का काम करती है। तो अब आप नेशनल हाईवे को लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। इसमें भी मैं एक आपको क्वेश्चन ये पीछे बता रहा हूं तो आपको याद रहे, ठीक है, ताकि आप इसको देख पाए। जैसे प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय यानी कि नेशनल महामार्ग की संख्या क्या है? ये भी आप इसमें एडिशनल से क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो यकीन मानिए और चीज थोड़ी सी इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा भी हमको कुछ अपने पास से ही पढ़ना होता है। और इसमें आप लिख सकते हैं सबसे छोटा महामार्ग कौन सा है और सबसे लंबा कौन सा है। इन दोनों की संख्या आपको पता होना चाहिए। NH कौन सा लंबा है, 9 लंबा है कि नहीं है, ये आपको देखना है।
हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें राष्ट्रीय राजमार्ग को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। क्लियर है? ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपको नेशनल हाईवे क्लियर हुए, स्टेट हाईवे क्लियर हुए, डिस्ट्रिक्ट हाईवे क्लियर हुए। आपको क्लियर होना चाहिए जो नेशनल हाईवे हैं ये महामार्ग हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ते हैं, ठीक है। जबकि जो राज्य हाईवे हैं ये स्टेट के अंदर से नेशनल हाईवे को जोड़ते हैं। और डिस्ट्रिक्ट सड़कें क्या होती हैं? डिस्ट्रिक्ट सड़कें स्टेट हाईवे को जोड़ती हैं, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे को जोड़ते हैं। इस तरीके से ये संरचना परिवहन की है ताकि हम इनको सुलभ बना सके और आपस में जोड़कर हम इनको इसलिए जोड़ते हैं ताकि हम परिवहन सुविधा को सुलभ बनाएं, व्यापार आसानी से हो। किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो तो वो आसानी से अपनी जगह को सुनिश्चित कर पाए, अपनी जगह को आसानी से पहुंच पाए। क्लियर है? अब मैं कुछ आपको प्रश्न दे रहा हूं, इन प्रश्नों को जो है आपको करना है, ठीक है। और प्रश्न आपको देखना है, ऑप्शन में रूप में आ सकते हैं। भारत का सबसे लंबा महामार्ग, जिसको हम कहते हैं NH, कौन सा है? ये आपको देखना है, ठीक है। ठीक। और दूसरा आपको देखना है कि महामार्गों के विकसित होने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? अगला प्रश्न आपको बताना है कि क्लियर हो गया? ध्यान रहेगा, ठीक। वैज्ञानिक आधार तकनीकी से भूस्खलन को कम किया जा सकता है, किया जा सकता है या नहीं, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा करेंगे, ट्राई करेंगे, और ज्यादा नहीं, सब 120 यानी कि जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आप इनको तैयार कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।